जय हिंद दोस्तों। कभी ना कभी हम सब ने कमर दर्द का सामना ज़रूर किया होगा और कुछ लोग तो बहुत बुरी परिस्थितियों से भी गुजरे होंगे। मैं आपको 3 केस स्टडियों के माध्यम से अपनी बात समझाने का प्रयास करूंगा। ये दर्द क्यों होता है और दूसरे आप ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं। इसमें पहली केस स्टडी जो है वो मेरी खुद की है, जिसमें सभी डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन कराने की सलाह दी, मगर 9 महीने बाद मैं रिकवर हो जाता हूँ। दूसरी केस स्टडी जो है वो एक ऐसे आदमी की है जो इस बीमारी की वजह से अपनी एक टांग गंवा बैठता है। और तीसरी केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आदमी कमर दर्द से पीड़ित होने के बाद 3 साल लगातार बेड पे रहता है और फिर मौत के मुंह में चला जाता है। पहले मैं बात करता हूँ अपनी। सन 2000 में मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई। मैं शहर के मशहूर और मारूफ डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया। उन्होंने मेरा डिजिटल एक्सरे कराया और मुझे बताया कि मुझे स्लिप डिस्क हो गई है। कुछ कहने और कुछ खाने और कुछ लगाने की दवाएं दी, कुछ एक्सरसाइजेज बताई जो मुझे रेगुलर बेसिस के ऊपर करनी थी, और सावधानियां बताई कि जैसे मुझे कोई वज़न नहीं उठाना है, खाने में किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया। डॉक्टर साहब ने चेकअप के बाद मुझसे एक सवाल किया था और कहा था कि क्या मैं 1 हफ्ते के लिए एडमिट हो सकता हूँ। उसके जवाब में मैंने मना कर दिया था। जॉब की मजबूरी के चलते मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकता। इस वीडियो को देखते वक्त आप इस सवाल को अपने जहन में आखिर तक याद रखिए। क्यों डॉक्टर ने हॉस्पिटलाइज होने के बारे में पूछा था? क्या डॉक्टर हॉस्पिटलाइजेशन के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाह रहा था या कोई और कारण था? आगे की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं वह वजह बताना चाहूँगा जिसकी वजह से मुझे लोअर बैक पेन की तकलीफ़ शुरू हुई थी। मैं रोज़ाना ऑफिस 10 घंटे सिटिंग जॉब करता था और वीकेंड पे 250 किलोमीटर बाइक से सफ़र करता था, क्योंकि मेरा घर ऑफिस से 125 किलोमीटर दूर था और हफ्ते में 6 दिन घर से दूर होने की वजह से और जॉब शेड्यूल टाइट होने की वजह से खाने पीने का कोई निश्चित समय नहीं था और मैं खाने के लिए होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के ऊपर डिपेंड था। इन सब हालात के चलते ये तकलीफ़ तो मुझे 4-6 महीने पहले से ही थी, मगर इसमें इतनी शिद्दत अख्तियार नहीं की थी। हमारे एक दिन सोने पे सुहागा तब हो गया जब मैं एक चलती बस से उतरने का कोशिश कर रहा था और मेरी कमर में अचानक एक झटका लगा और डिस्क जो थी स्लिप हो गई और मैं एक ही झटके में पलंग पर आ गया। अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मेरे हॉस्पिटलाइजेशन को मना कर देने पर डॉक्टर साहब ने मुझे एक डिवाइस दी जिसको ट्रैक्शन डिवाइस कहते हैं। एक साधारण सी मशीन होती है, या ये कहें कि एक तरह का जुगाड़ होता है। इसमें एक पट्टा होता है जिसको मरीज़ की कमर पे बांध दिया जाता है और एक पुली, जिसे घिरनी भी कहते हैं, एक रस्सी के ऊपर डाली जाती है जिसके नीचे वाले हिस्से पर वह थोड़ा वज़न लटका दिया जाता है और रस्सी का दूसरा सिरा जो है वो मरीज़ की कमर पे बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया में धीरे 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 रीढ़ की हड्डी डिसलोकेट हुए मनके या वर्टिब्रा, मनके या वर्टिब्रा आप देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं, खिंच के अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अगर वो ऐसे थे तो धीरे 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 खिंच के वो ऐसे आ जाएंगे, पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। दवाओं के नाम पे कुछ पेन किलर्स खाने को और लगाने के लिए जेल या बाम दिए, साथ में विटामिन्स और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने दिए थे। अब मैं डॉक्टर के अनुसार दवाएं भी रोज़ खा रहा था, रात में ट्रैक्शन भी लगा कर सो रहा था, मगर टेस्ट और एक्सरसाइज नहीं कर पाता था और सुबह पुराने रूटीन के मुताबिक
बाइक से रोज़ाना 5 किलोमीटर ऑफिस जाता, 10 घंटे वहाँ काम करता, जैसे तैसे करके 15 दिन गुजरे और तकलीफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एमआरआई कराने को कहा और रिपोर्ट देखकर उन्हें कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा था और मित्रों दोस्तों ने बताया कि ये 100% कामयाब नहीं होता। तो हमने ऑपरेशन वाले ऑप्शन को तो क्रॉस लगा दिया और ख़ुद से ही अंदाज़ा लगा लिया कि डॉक्टर तो अभी ठीक करने से ज़्यादा हमारे से पैसे ऐंठने के जुगाड़ में। इसके बाद डॉक्टरों को बदलने का सिलसिला शुरू हुआ और हम पहले ही डॉक्टर के सामने अपनी पुरानी रिपोर्ट्स रख दिया करते हैं कि ये लीजिए, कि कहीं वो दोबारा से टेस्ट रिपीट ना करवा दें। मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर लोग वही दवाई लिख दिया करते थे जो सबसे पहले वाले डॉक्टर ने लिखी थी और एमआरआई रिपोर्ट्स देखकर ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर देते थे। इस तरह डॉक्टरों को बदलने का सिलसिला काफ़ी देर चलता रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अब हमने नीम हकीम मल्ले रगड़ने वाले डॉक्टरों और मौलवी पंडितों का सहारा लेना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, शरीर कमज़ोर हो तो दिल और दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। यही सब कुछ हमारे साथ हुआ। इन सभी लोगों की असीम कृपा से मेरी हालत ये हो गई कि अब टॉयलेट जाने के लिए भी ना बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। अगले कई महीने गुजरते गुजरते मेरी लेफ़्ट वाली टांग जो थी वो सूखने लगी, कमज़ोर होने लगी और बिस्तर से उठना भी नामुमकिन हो गया था। सिर्फ एक करवट से ही लेटा रहता था, क्योंकि ज़रा सी भी परेशानी चेंज हो, जैसे भी ज़रा सी पोजीशन चेंज होती तो भयंकर दर्द होता था। सभी ज़रूरी काम भी अब बिस्तर पर ही होते थे। अब घड़ी की सुइयाँ जो थी वो मेरे लिए रुक चुकी थी और पूरे 9 महीने गुजर गए थे। अंत में निर्णय लिया गया कि कल सुबह जाकर ऑपरेशन करा लिया जाएगा। डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गई। अब रात में एक चमत्कार हो जाता है। मैं इंग्लिश का एक मैगज़ीन पढ़ रहा था, इसका नाम चलिए वो रहने देते हैं। उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ने 50 ऐसे मरीजों को चुना जिनको डॉक्टरों ने क्लियरली कह दिया था कि वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकते हैं। उस फिजियोथेरेपिस्ट ने उनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से इलाज करना शुरू कर दिया। उन 50 मरीज़ों में से 48 मरीज़ जो थे सरप्राइजिंगली ठीक हो गए बिना ऑपरेशन के। यहाँ बात ध्यान देने वाली है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मालूमात थी। नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब के सामने बैठा था और मैगज़ीन मैंने डॉक्टर साहब के सामने रख कर मैंने उनसे सवाल किया, डॉक्टर साहब क्या मैं इतना बदकिस्मत हूँ जो सिर्फ 4% वाले लोगों की कैटेगरी में आता है? डॉक्टर ने कुछ सोचा और कहा, नहीं, मेरा दूसरा सवाल था कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से ठीक होने की संभावनाएं कितने % हैं? तो डॉक्टर ने कहा 90%। मेरा तीसरा सवाल था कि आपने मुझे ये ऑप्शन पहले क्यों नहीं बताया था? डॉक्टर थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ और शर्मिंदा होते हुए उन्होंने जवाब दिया कि भाई इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगती है। मैंने कहा कितना? तो बोले 40 दिन। मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे एडमिट कर लें और हॉस्पिटलाइज हो गया। डॉक्टर ने वही सब दवाएं जो पहले भी खा चुका था और सभी डॉक्टर दे रहे थे वही दी खाने के लिए, और दिन में 2 बार फिजियोथेरेपी होती थी। कमर पर वही ट्रैक्शन वाला पट्टा लगाकर वज़न डाल दिया और खींच लगाई जाती थी, इसको ट्रैक्शन कहते हैं। अब आप शायद ही यकीन नहीं करेंगे कि 5वें दिन मैं अपने आप अपने पैरों से चलकर पहली बार विदाउट व्हील चेयर टॉयलेट गया, क्योंकि मेरा बैक पेन एकदम से ख़त्म हो चुका था। अब बाकी के 35 दिन हमने कैसे गुजारे होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन बाकी के 35 दिन
तो ये लगा कि हम कहीं हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं मेहमानदारी में आए हुए हैं, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल फिट हो चुका था। अब ये केस स्टडी अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। सवाल नंबर 1, जब सभी डॉक्टरों ने एक जैसी दवा दी, एक जैसा ट्रीटमेंट दिया, तो मैं ठीक क्यों नहीं हुआ और हॉस्पिटल में सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर ही ठीक हो गया? सवाल नंबर 2, बार बार सभी डॉक्टर्स ऑपरेशन ही क्यों सजेस्ट कर रहे थे? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका साधारण सा जवाब है, शायद आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही बताया था कि पहले डॉक्टर ने मुझसे पहला सवाल यही किया था कि क्या आप 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, और मैंने मना कर दिया था। और ट्रैक्शन वाला ट्रीटमेंट सब घर पर ही किया था। अब इस फ़र्क को समझते हैं कि घर पर ट्रैक्शन लगाने और हॉस्पिटल में ट्रैक्शन लगाने में अंतर ये था कि जब मन के या वर्टिब्रास खींचकर अपनी पुरानी पोजीशन पे आने की कोशिश करते थे तो बहुत ज़्यादा पेन होता था, और मैं उस पट्टे को उतार कर एक साइड में रख देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि दर्द ठीक नहीं हो रहा है, दर्द बढ़ रहा है। डॉक्टर को समझ में नहीं आया, और मुझे तो ये लगता था कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही गलत है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल सही था। ये सिर्फ मेरा वहम था, जबकि हॉस्पिटल में भी यही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। और जब मेरी कमर में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो एक नर्स आती थी और एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा के चली जाती थी, जिससे मेरा दर्द वहीं पे एकदम से स्टॉप हो जाता था, रुक जाता था, गायब हो जाता था। और धीरे धीरे वो वर्टिब्रास, वो जो मन के थे, वो खींच के अपनी पूर्व स्थिति पे आ गए, पुरानी जगह पर, और जो दर्द था वो चला गया। अब आप ही निर्णय कीजिए कि गलती मरीज़ की थी या सभी डॉक्टरों की। मैं पूरी ईमानदारी के साथ यह कबूल करता हूँ, यहाँ पर गलत मरीज़ था, यानी कि मैं खुद रॉन्ग था। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। डॉक्टर ऑपरेशन ही क्यों सजेस्ट कर रहे थे? इसका जवाब आप अपने आप को खुद डॉक्टर की जगह पर रखकर सोचें तो आपको मिल जाएगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या किस क्रम से उपचार किया जा रहा है, इस तरीके पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपका एक्सरे करता है, उसके आधार पे वो आपको दवाई और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या ट्रैक्शन वगैरह जो भी है घर पे लगाने के लिए, जैसे मुझे दिया गया था, सजेस्ट करता है। जब मरीज़ को उससे भी आराम नहीं आता तो डॉक्टर उसको कहता है कि जाओ MRI करा के आओ, जो कि एक तरह का कलर्ड एक्सरे होता है, जिसमें दबी हुए नसें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अगर MRI में नर्स का दबा होना कंफर्म हो जाता है तो डॉक्टर कहता है ठीक है, ऑपरेशन करके इस नर्व को या इस नस को हम हटा देंगे, मरीज़ ठीक हो जाएगा। और जब हम पुराने रिपोर्ट्स लेकर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे अपनी केस स्टडी बताते हैं और हिस्ट्री बताते हैं कि कहाँ कहाँ किसको दिखाया, कैसे दिखाया, तो डॉक्टर ये मान लेता है कि पहले वाले डॉक्टर फर्स्ट स्टेज वाले ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी और मेडिसिन वगैरह दे चुके हैं और उसका मरीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन ही बचा है। अब आप बताइए, इसमें डॉक्टर कहाँ गलत है? यहाँ पर भी हम डॉक्टर की गलती नहीं निकाल सकते, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मरीज़ ही गलत है। दूसरी केस स्टडी मेरे एक प्रोफेसर दोस्त की है, जिनको शियाटिका का पेन शुरू हुआ और उनके गांव के लोग उनको एक नीम हकीम रगड़ने वाले सेल्फ डिक्लेयर्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए और उनको ये बताया कि उसके पास तो अमेरिका तक से और कनाडा से NRI लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और ठीक होते हैं। अब उस मल्ले वाले ने उनके साथ ऐसी खींचतान की जो शायद किसी जानवर के साथ भी कोई कराना पसंद करे। इंजेक्शन लगाया और पक्का प्लास्टर लगा के उन्हें 1 महीने बाद दिखाने को कहा। 3-4 दिन गुजरते गुजरते उनकी हालत ख़राब हो गई और उनका पैर काला पड़ गया, कुछ ऐसे।
और जब मेडिकल कॉलेज में उनको इमरजेंसी में लेकर गए तो आनन फानन में डॉक्टरों ने जब प्लास्टर काटा तो पता चला कि उनकी तो टांग में जहर फैल चुका है, जिसकी वजह से टांग काली पड़ चुकी है। और डॉक्टरों के पास भी कोई चारा नहीं था। अल्टीमेटली उनकी टांग उनकी जांघ के पास से, उनकी थाइज़ के पास से काटनी पड़ी। और ये प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, मगर उसके बाद भी उन्होंने वो आज भी एक अपंग वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर ये भी काफ़ी हद तक बचाव रहा कि ज़िंदगी बच गई। मगर इसकी केस स्टडी से एक बात साफ़ हो जाती है कि अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की गलती या हॉस्पिटल की लापरवाही से ऐसी घटना होती जैसी प्रोफेसर साहब के साथ हो गई, तो प्रोफेसर साहब को नुकसान का हर्जाना भी मिलता, डॉक्टर पर या हॉस्पिटल पर कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई भी होती, मगर गांव के नींग हकीम का तो कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। यहाँ से भगाओगे तो कहीं और जाकर अपनी दुकान खोल लेगा और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ज़रा आप एक बार कॉल करें, ज़रा आप एक बार खुद से सोचें कि इसमें नुकसान किसका हुआ और कितना हुआ। चलिए खैर, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तीसरी केस स्टडी मेरे एक समाज सेवी मित्र की है जो डिस्क की प्रॉब्लम का शिकार हो गए और उन्होंने भी नीम हकीम और मौलवी पंडों का दामन थाम लिया था। जब मुझे उनकी हालत का पता चला तब तक उन्हें बेड पर 1 साल होने को आया था। मैंने ज़बरदस्ती उनकी मिन्नतें करके उनको एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गया और उन्होंने चेकअप करके बताया कि स्थिति गंभीर है। निचले हिस्से में बेड सोल्स हो गए हैं जो एक तरह के ज़ख्म होते हैं, आप देख भी सकते हैं। रीढ़ की हड्डी भी गलने लगी है और अगर जल्दी ऑपरेशन ना करा गया तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और इस तरह रीढ़ की हड्डी का कैंसर भी बन सकता है। मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार उनका जितना मार्गदर्शन और उनकी सहायता कर सकता था मैंने की। बाकी आगे के निर्णय परिवार ने स्वयं करने थे और उन्होंने स्वयं करने थे, मगर उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के बजाय रूहानी इलाज में ज़्यादा विश्वास दिखाया और 2 साल बाद इस बीमारी के चलते इस दुनिया से विदा ले गए। इस केस स्टडी से पता चलता है कि यहाँ पर नुकसान इतना ज़्यादा और इतना भयंकर हुआ जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। अब इन तीनों केस स्टडी की तुलना करके आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट और कैसे लेना चाहिए। आखिर में आपको मेरी यही सलाह है कि मौलवी और पंडितों से बचें, क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपना इलाज कराएं और हो सके तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने और अपने परिवार के लिए लेकर रखें, क्योंकि कभी कभी पैसे के अभाव में हम अपना ठीक से इलाज नहीं करा पाते हैं। अगर ये मालूमात आपको लगता है कि उपयोगी है और इससे किसी मरीज़ और उसके परिवार को सही निर्णय लेने में मदद मिल सकती है तो उसके पास इस जानकारी को ज़रूर पहुंचाइएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।